मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1873 में पारित हुआ था। इस अधिनियम या एक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम प्रस्तावना, पृष्ठभूमि पूरा देख लेंगे, किस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना प्रारंभिक अधिकार शुरू किया था। बंगाल में 2 युद्ध, प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, और उसके पश्चात द्वैध शासन स्थापित हुआ और प्रारंभ में कंपनी का शासन 1857 तक इस प्रकार रहा और उसके पश्चात ब्रिटिश सत्ता पर स्वयं ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के पश्चात 1858 से ये प्रारंभ हुआ था। ये किस प्रकार से हुआ था, इसकी पूरी पृष्ठभूमि के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्यों आवश्यकता हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट की। प्रस्तावना के पश्चात उद्देश्य देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे, किन कारणों से, किन उद्देश्य को लेकर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। फिर इसकी धाराएं देखेंगे, प्रमुख व्यवस्थाएं क्या क्या थीं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग। प्रथम भाग में किस प्रकार कंपनी के द्वारा जो कर्ज की मांग या ऋण की मांग की गई थी सरकार से, उसके बारे में उल्लेख किया गया था। और द्वितीय भाग जो अधिक विस्तृत था, उसमें संचालक समिति का गठन किस प्रकार से हो, उसकी क्या व्यवस्था हो। फिर प्रमुख व्यवस्थाएं क्या क्या थीं, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। इन सभी प्रावधानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इसके गुण क्या थे, क्या महत्व था, रेगुलेटिंग एक्ट की अच्छी बातें क्या थीं। फिर उसके दोष, कौन कौन सी त्रुटियां थीं, उन त्रुटियों पर चर्चा करेंगे और अंत में निष्कर्ष के ऊपर हम विचार करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1873 प्रस्तावना देख लेते हैं। 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में अंग्रेज़ों ने 3 प्रमुख नगरों में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ये 3 प्रमुख नगर थे, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। अंग्रेज़ों ने दक्षिण में कर्नाटक युद्ध, बंगाल में प्लासी और बक्सर के युद्ध, मैसूर युद्ध, मराठों के साथ भी संघर्ष करते हुए 1856 तक लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अभी भी बहुत सारी रियासतें शेष थीं। 1857 की क्रांति के पूर्व तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया गया था, किंतु 1857 के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया गया था। इस कारण 1857 तक भारत की शासन व्यवस्था मुख्य रूप से कंपनी के द्वारा संचालित की गई थी तथा कंपनी पर नियंत्रण करने हेतु आदेश पत्र अथवा चार्टर ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर पारित किए जाते थे, ताकि ब्रिटिश कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखा जा सके, क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी और उसी के अधिकार पत्र पर, ब्रिटेन के सरकार के अधिकार पत्र पर यह व्यापार यहाँ पर कर रही थी। 1858 से महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ भारतीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। इस तरह भारतीय शासन व्यवस्था के औपनिवेशिक काल को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला भाग था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत या 1857 तक। अगर हम मान लें 1757 से प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, जिसके पश्चात बंगाल, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों राज्य उस समय आते थे, क्षेत्र आते थे, उस क्षेत्र पर ब्रिटेन का शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ था। तो उस समय से लेकर 1858 तक हम इसका शासनकाल मानते हैं। और इसके बाद ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत 1858 से जब तक भारत आज़ाद हुआ 1947 तक लगभग 90 वर्षों का ये शासन देखा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था थी? आदेश पत्र अथवा चार्टर ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अथवा जारी किए गए। उनमें से एक था रेगुलेटिंग एक्ट 1873। ये अधिनियम पारित किया गया था, 1773 पारित किया गया था। भारत में कंपनी का शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थापित हो चुका था। इस क्षेत्र में 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से इन सूबों या राज्यों या क्षेत्रों की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। क्लाइव के द्वारा इन सूबों में द्वैध शासन अथवा दोहरा शासन प्रबंध की स्थापना की गई।
इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। यह दूषित व्यवस्था थी। कंपनी को भी इससे बहुत नुकसान हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने ब्रिटिश संसद से कर्ज की मांग उसको इन परिस्थितियों में करनी पड़ी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 14 लाख पाउंड का कर्ज स्वीकृत किया गया, किंतु कंपनी की वास्तविक स्थिति के विषय में गोपनीय जांच भी कराई गई। 2 कमेटियां, उसमें से एक गोपनीय थी, तथा उसके रिपोर्ट के आधार पर 1773 ईस्वी में एक कानून बनाया गया। इसे ही रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, जो कंपनी के विषय में थी। भारत में जो उसको अधिकार दिए गए थे उसके ऊपर पुनरावृत्ति उसकी की गई थी। अधिकार पत्र को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन साथ में किस तरह से उसकी व्यवस्था हो, उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास भी इस एक्ट के द्वारा हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य देख लेते हैं। पहला उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य था कंपनी की संचालक समिति के गठन में परिवर्तन करना। तीसरा उद्देश्य था कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक और प्रशासकीय कार्यों के संचालन के योग्य बनाना। ये रेगुलेटिंग एक्ट का मूल या मुख्य उद्देश्य था। इसकी धाराएं रेगुलेटिंग एक्ट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में कंपनी को 14 लाख पाउंड का ऋण 4% ब्याज की दर से ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकृत किए जाने का उल्लेख है। इस भाग में कंपनी द्वारा दिया जाने वाला लाभांश भी निर्दिष्ट कर दिया गया। दूसरा भाग प्रथम भाग से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कंपनी की संचालक समिति और भारत में उसके प्रशासन संबंधी परिवर्तनों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पहला, संचालक समिति का गठन। इसमें पहली बात थी कंपनी को व्यवस्थित करने हेतु 24 सदस्यों की एक संचालक समिति का प्रावधान किया गया। दूसरी बात थी इसका कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर अब बढ़ाकर 4 वर्ष निश्चित कर दिया गया। पहले 1 वर्ष होता था, अब 4 वर्ष किया गया इस अधिनियम के द्वारा। इस संचालन समिति के 1/4 सदस्यों अर्थात 24 में से चौथा भाग 6 सदस्यों को प्रतिवर्ष अपना स्थान रिक्त करना होता था। 24 में से 6 पद छोड़ते थे, पद से हटते थे, फिर नए 6 आते थे। अगले निर्वाचन में उम्मीदवार के खड़े होने और चुने जाने के लिए उनको कम से कम 1 वर्ष तक अपने पद से पृथक रहना आवश्यक किया गया। ये जो संचालक मंडल, निदेशक मंडल के लिए चुनाव होता था, उसके लिए यदि कोई एक बार सदस्य चुन लिया गया, निदेशक बना है, डायरेक्टर बना है, तो उसे दोबारा डायरेक्टर बनने में 1 वर्ष का गैप, 1 वर्ष की अवधि पद से पृथक रहने का नियम बनाया गया। संचालक समिति या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों को कंपनी के प्रोप्राइटर या भागीदार चुना करते थे। शेयर होल्डर जो थे, जिनके पास शेयर था, हिस्सेदारी थी, वो लोग निदेशक मंडल या डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव करते थे। भागीदारों के मत देने की योग्यता या हिस्सेदारों के या मालिकों के जो शेयर धारक थे, शेयर होल्डर थे, उनकी योग्यता पहले थी 500 पाउंड, उसको बढ़ाकर 1000 पाउंड कर दिया गया। यानी 1000 पाउंड का शेयर जिसके पास होगा वही वोट दे सकेगा, चुनाव कर सकेगा निदेशक मंडल का या संचालक मंडल का। केवल उन भागीदारों या हिस्सेदारों को ही मत देने का अधिकार दिया गया जो 1000 पाउंड के हिस्से के 1 वर्ष पूर्व से मालिक हों। तत्काल चुनाव के पहले, चुनाव होने वाला है उसके पहले 1000 का शेयर किसी ने ले लिया और वह वोट डालेगा, ऐसा नहीं था। कम से कम 1 वर्ष उसे हो चुका हो। 8वीं बात थी 3000, 6000 और 10,000 पाउंड के हिस्सेदारों को क्रमशः 2, 3 और 4 मत देने का अधिकार था। ज़्यादा वोट दे सकते थे। यदि 3000 की हिस्सेदारी किसी के पास है तो वह 2, 6000 की हिस्सेदारी उसके पास है, शेयर हैं, तो 3 और 10,000 पाउंड का हिस्सेदार है तो 4 मत देने का अधिकार दिया गया। कंपनी के संचालकों को प्रतिवर्ष कंपनी के राजस्व और धन संबंधी पत्र व्यवहार व रिपोर्ट, इसके ऊपर रिपोर्ट ब्रिटिश अर्थमंत्री को प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया। ये संचालक थे, निदेशक थे, प्रतिवर्ष कंपनी के राजस्व संबंधी कितनी वसूली हुई, क्या आमदनी हुई, ये पूरे और इसके पत्र व्यवहार की पूरी रिपोर्ट ब्रिटिश अर्थमंत्री को प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया था। यह नियंत्रण की बात थी, उत्तरदायित्व की बात थी। सैनिक, राजनीतिक व प्रशासकीय कार्यों की रिपोर्ट ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देना अनिवार्य किया गया।
इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कंपनी के राजस्व, सेना और शासन संबंधी सभी कार्यों पर स्थापित हो गया। बंगाल का गवर्नर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सैनिक और असैनिक प्रशासन बंगाल के गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया। बंगाल में एक गवर्नर, कोलकाता में एक गवर्नर होगा। गवर्नर जनरल की व्यवस्था। बंगाल का गवर्नर भारत में अंग्रेजों के क्षेत्र और प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनाया गया। अर्थ था इसका, मद्रास, मुंबई के गवर्नर, 3 हमने बस्तियों का उल्लेख किया था, उनके अधीन रखे गए। अर्थ हुआ कि 3 जगह गवर्नर जनरल होते थे पहले, एक मुंबई में, एक मद्रास में और एक कोलकाता में। तो कोलकाता या बंगाल का जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल कहलाएगा और बाकी शेष यानी मुंबई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन होंगे, उसके अधीन रखे गए। यह उनके आदेश के बिना भारतीय नरेशों से न तो संधि और न कोई युद्ध कर सकते थे, मद्रास और मुंबई के गवर्नर। परंतु तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर अथवा संचालक समिति की सीधी आज्ञा प्राप्त कर लेने पर गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी की अनुमति के बिना भी यह कार्य कर सकते थे। वारेन हेस्टिंज प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी बंगाल का गवर्नर बना और इस तरह से वह गवर्नर जनरल हुआ। गवर्नर जनरल की परामर्शदात्री समिति। गवर्नर जनरल को कार्यों में सहायता और सलाह देने के उद्देश्य से 4 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। सलाह देने कहने से ऐसा लगता है कि वो केवल सलाहकार थे, लेकिन ऐसा नहीं था। यह गवर्नर जनरल की काउंसिल कहलाती थी। इसके 4 सदस्य थे, उसमें फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, वॉरवेल और कर्नल मानसन थे। इस काउंसिल का कार्यकाल 5 वर्षों का था। गवर्नर जनरल को निर्णय समिति के बहुमत से करना था और किसी विषय पर यदि बराबर मत हो जाएं, 2-2 मत हो जाएं, 4 थी इनकी संख्या, तो फिर गवर्नर जनरल को फाइनल मत करने का अधिकार था, निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। ये केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही हटाए जा सकते थे, क्राउन के द्वारा हटाए जा सकते थे। सम्राट भी हो सकते थे या रानी महारानी हो सकती थी। गवर्नर जनरल और उसकी समिति को नियम बनाने का तथा आवश्यक अध्यादेश पारित करने का भी अधिकार दिया गया, परंतु इनको कार्यान्वित करने के पूर्व कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना की गई थी द्वारा इसका कानून जो बनाते थे उसका पंजीयन और प्रकाशन कानून के रूप में करना आवश्यक था तथा गृह सरकार की स्वीकृति भी लेनी होती थी। वेतन। बंगाल में गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड वार्षिक तथा उसकी समिति के सदस्यों का 10,000 पाउंड प्रतिवर्ष तय किया गया। व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, ये बड़ी बात थी। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में निजी व्यापार किया जाता था, उसे निषिद्ध कर दिया गया। कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकता था। लाइसेंस लेना होता था, विशेष अनुमति प्राप्त करनी होती थी और उस पर कड़ा नियंत्रण किया गया। कर्मचारी किसी से भेंट, उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते थे। इस आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए उनके वेतन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की गई। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों के लिए अर्थदंड, कैद और भारत से इंग्लैंड वापस भेज दिए जाने की व्यवस्था कर दी गई प्रमाणित होने पर। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु था सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। बंगाल के कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। सर एलिजा इम्पे इस न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुआ। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। प्रधान न्यायाधीश का वेतन 8,000 पाउंड तथा अन्य सहायक जो न्यायाधीश थे उनका वेतन 6,000 पाउंड वार्षिक रखा गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की समस्त प्रजा इस न्यायालय के अधीन रखी गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को साम्य न्यायालय, समानता का कार्य करने वाला साम्य न्याय तथा देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में, यानी इन सभी रूपों में उसे काम करना था। कंपनी के कार्यकर्ता इसके न्याय क्षेत्र में कर दिए गए। सभी अंग्रेज प्रजा, चाहे वह अंग्रेज हों अथवा भारतीय, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते थे। इस न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी की सेवा तथा सम्राट की सेवा में लगे लोगों के विरुद्ध मामले, कार्यवाही अथवा शिकायत की सुनवाई कर सकती थी। इस न्यायालय को इंग्लैंड में प्रचलित सभी न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय करने के अधिकार दिए गए।
इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। इस न्यायालय को अंग्रेजी परंपरा के अनुसार पंचों यानी जूरी की सहायता से मुकदमों की सुनवाई करनी थी। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित कर दिया गया था। इस तरह से ये प्रमुख प्रावधान थे या प्रमुख व्यवस्थाएं थीं। अब इसके गुण देख लेते हैं। कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व की स्वीकृति। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व अथवा उसके द्वारा राजनीतिक निर्णय करने के अधिकार को स्वीकृति प्राप्त हो गई, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यह एक व्यापारिक कंपनी थी। मुख्य रूप से इसके अधिकार व्यापार करने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गृह सरकार के द्वारा दिए गए थे। अब कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को, कि वह शासन भी यहाँ कर सकती है, उसके अधिकार को स्वीकृति प्राप्त हुई। कंपनी के निरंकुश व्यवस्था पर नियंत्रण। कंपनी के द्वारा निरंकुश कार्य पूर्व में किया जा रहा था, उस पर ब्रिटिश कानून के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया ताकि वे भारत में तानाशाही पूर्ण कार्य न कर सकें और उनको उत्तरदायी बना दिया गया। उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। भारत में न्याय प्रदान करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसके पूर्व यह व्यवस्था यहाँ उपलब्ध नहीं थी। सभी पीड़ित जन या जो अपने को पीड़ित मानते थे उनको न्याय प्राप्त करने का एक साधन उपलब्ध कराया गया। कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार का अधिकार था, किंतु रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। व्यक्तिगत व्यापार को ही कंपनी के पतनावस्था या जो बुरी स्थिति आई थी, उनको कर्ज लेना पड़ा था, उसका प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया गया था। इस कारण में सुधार किया गया तथा व्यक्तिगत जो व्यापार करते थे कंपनी के कर्मचारी, उनको अब लाइसेंस लेना जरूरी किया गया। उसके लिए कड़े नियम बनाए गए ताकि वे कंपनी के व्यापार को नुकसान न पहुंचा पाएं। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई क्योंकि उनके व्यक्तिगत व्यापार के अधिकार को समाप्त किया गया था, जिसके माध्यम से वे अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस कारण उनके वेतन में वृद्धि करके उनको ईमानदार रहने की प्रेरणा दी गई और ज़्यादा वेतन उन्हें प्रदान किया गया ताकि वे ईमानदार बने रहें। एक प्रशासनिक प्रमुख की व्यवस्था की गई। भारतीय क्षेत्र में एक प्रशासनिक प्रमुख की आवश्यकता थी। गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। इस तरह से उसको अधिकार दिया गया कि पूरे भारतीय क्षेत्र में जो उनका साम्राज्य था, अंग्रेजों का 3 क्षेत्र हमने जैसे बताया था, गवर्नरों के 3 क्षेत्र थे, मुंबई, मद्रास और बंगाल या कोलकाता में। इन पर एक व्यक्ति को, गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल होने का अधिकार दिया गया। कंपनी का उत्तरदायित्व निश्चित करना। कंपनी के अधिकारों और कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया तथा कंपनी को भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया। लेखा जोखा विवरण प्रस्तुत करना होता था। कंपनी को आर्थिक ऋण दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों के द्वारा कंपनी की खराब आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की गई थी। इसे पूरा करते हुए 14 लाख पाउंड ऋण की स्वीकृति की गई, जो कि 4% वार्षिक ब्याज के दर पर प्रदान की गई थी। इस तरह उसकी स्थिति को सुधारने का प्रावधान भी इसमें किया गया था। ये इसके प्रथम भाग में किया गया था, जिसकी चर्चा हमने की थी। इसके दोष देख लेते हैं कौन कौन सी त्रुटियां थी। गवर्नर जनरल का काउंसिल पर नियंत्रण नहीं था। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जिसमें 4 सदस्य थे, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता था, गवर्नर जनरल को बहुमत के आधार पर कार्य करना था। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को 3 सदस्यों के लगातार विरोध का सामना करना पड़ा तथा इस काउंसिल के कारण कार्य करने एवं निर्णय करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना, व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ा। यह तो कहा गया कि गवर्नर जनरल सर्वोच्च पद था, लेकिन वस्तुतः सर्वोच्च वो रह नहीं गया था, क्योंकि 4 सदस्य थे और 3 ने अगर विरोध किया तो कोई निर्णय जो गवर्नर जनरल लेना चाहता हो वह नहीं ले सकता था। उसको उसे समाप्त करना होता था। बहुमत के आधार पर उसको शासन करना था। केवल निर्णायक मत उसका था। यदि 2-2 मत में बट गए हैं तब वह निर्णायक मत देकर अपने अनुसार निर्णय ले सकता था, अथवा 3 मत उसके पक्ष में हो तब, और उसने लगातार 3 लोगों के विरोध का सामना किया। तो व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। वह पद वस्तुतः सर्वोच्च नहीं रह गया। गवर्नर जनरल का मद्रास एवं मुंबई के गवर्नरों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहा। गवर्नर जनरल को मद्रास एवं मुंबई के गवर्नरों के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया था। वे गवर्नर संचालकों से
अथवा ब्रिटिश सरकार से सीधे अनुमति प्राप्त कर लेते थे और अपने अनुसार कार्य करते थे। इस तरह से गवर्नर जनरल बड़ा पद होते हुए भी उसका निर्णय अंतिम नहीं था। इससे कार्य के संचालन में बहुत कठिनाई हुई। युद्धों के समय इस समय कई बार बड़ी विवादपूर्ण स्थितियां निर्मित हुईं कि गवर्नर जनरल ने अलग निर्णय लिया तो गवर्नरों ने अलग निर्णय ले लिया। मुंबई के गवर्नर ने अलग, मद्रास के गवर्नर ने अलग निर्णय लिया। इस कारण बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और परस्पर विरोधपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो गईं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहीं थे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका और कार्यपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है तथा उनके कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया जाता है, किंतु यहाँ जो व्यवस्था की गई थी उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य को स्पष्ट विभाजन कार्य का नहीं किया गया था। इस कारण से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा बनाए गए कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करना अथवा न करना उसकी इच्छा पर निर्भर था, क्योंकि उसका पंजीयन और प्रकाशन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाना था। यदि वो नहीं करे तो वह कानून नहीं बन पाता था। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से गवर्नर जनरल के ऊपर वरीयता दे दी गई, जबकि इसके लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए थे। कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार परस्पर विरोधाभासी हो गए थे। ब्रिटिश कानून अथवा भारतीय कानून किस आधार पर न्याय की प्रक्रिया होगी यह स्पष्ट नहीं किया गया था। भारत में पूर्व से प्रचलित कानून थे। ब्रिटिश कंपनी ने भी इन कानूनों का पालन किया था, उसमें अपने आधार पर किया था। ब्रिटिश भारतीय कानून कहलाते थे और ब्रिटिश परंपरा अलग थी। इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि किस आधार पर न्याय होगा। इससे इस प्रक्रिया में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने विवेक से न्यायाधीशों ने कार्य किया था, जबकि उसके लिए स्पष्ट नियमों की आवश्यकता थी। तो इस तरह से अनेक बड़े दोष इसमें विद्यमान रहे और इस कारण बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई थी। निष्कर्ष देख लेते हैं। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप कानून बनाना आवश्यक था, किंतु भारतीय परिस्थितियों से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य पूर्णतः परिचित नहीं थे और उनके द्वारा कानून बनाया गया था। यह अमेरिका की भांति यूरोपीय जनता का देश नहीं था। जहाँ पर अमेरिका में इंग्लैंड वाले थे वो कानून बना रहे थे, वहाँ के लोग यूरोपीय थे, इसलिए आसानी से यूरोपीय कानून वहाँ पर चल गए। और न ही दक्षिण अमेरिका जैसे पिछड़े हुए लोगों का यह देश था, जहाँ पर जो भी कानून बनाया जाए चुपचाप आंख बंद करके वो स्वीकार कर लेंगे। जहाँ ब्रिटिश कानून को स्थापित करना आसान था इन दोनों जगहों पर, किंतु भारत की परिस्थितियाँ पूरी तरह से भिन्न थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण आवश्यक था। इस हेतु रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर नियंत्रण उचित नीति कही जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी आवश्यक थी। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि निश्चित रूप से सही ठहराई जा सकती है। कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व की स्वीकृति नीति को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, सही निर्णय था। कंपनी का उत्तरदायित्व निश्चित करके एक प्रशासन प्रमुख देना भी उपयुक्त व्यवस्था थी, किंतु इन सभी को व्यवहारिक रूप देने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी, जो हमने चर्चा की कि जिन्होंने कानून बनाया था वो इंग्लैंड में बैठे हुए थे। भारत की व्यवहारिक परिस्थितियों का उनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं था। इस कारण से उन्होंने इस तरह के नियम और शर्तें रखी। गवर्नर जनरल पूर्ण अधिकार संपन्न नहीं था। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नरों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। न्यायपालिका हेतु भारतीय कानून अथवा ब्रिटिश कानून लागू हो यह स्पष्ट ही नहीं था। कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा स्पष्ट नहीं थी। स्पष्ट सीमा का विभाजित होना आवश्यक होता है, अन्यथा टकराव की स्थिति आती है। वही स्थिति यहाँ पर आ रही थी। इन्हीं व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण कुछ ही समय के बाद 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को पिट्स इंडिया एक्ट पारित करना पड़ा ताकि इन दोषों को दूर किया जा सके। इसी से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसकी जो व्यवस्थाएं की गई थीं सैद्धांतिक तौर पर उचित थीं और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठकर इसका आकलन करने पर उचित प्रतीत होती थी, किंतु व्यवहार के धरातल पर भारत में आकर जब इसे लागू किया गया तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जैसे हमने बताया, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सैद्धांतिक तौर पर यह सही लगता है कि 4 सदस्यों की कमेटी है और बहुमत के आधार पर शासन किया जाएगा, लेकिन 2-2 में बंटवारा इससे हो जाता था। यदि सदस्य रखना था तो 5 रखना था, तो 3-2 का कोई भाग होता, या स्पष्ट रूप से वरीयता इसमें दी जानी थी गवर्नर जनरल को कि वो सलाहकार मात्र होते, लेकिन वो सलाहकार नहीं थे बल्कि निर्णयकर्ता थे। तो फिर
गवर्नर जनरल सर्वोच्च कहाँ हुआ। उसकी परिषद, जैसा कि व्यवहार में हमने देखा कि 3 सदस्य एक तरफ होते थे और वारेन हेस्टिंग्स अपने निर्णय को लागू नहीं कर पाता था। जो कानून वह बनाना चाहता था, 3 लगातार उसके विरोध में रहे, उसके विरोधी रहे, धुर विरोधी थे। इस कारण से वह शासन सही ढंग से नहीं कर पाया। जो भी निर्णय बंगाल या गवर्नर जनरल के द्वारा लिया गया, उसका पालन मुंबई और मद्रास के गवर्नरों ने नहीं किया। उन्होंने संचालकों से संपर्क कर दिया, उनको विश्वास दिला दिया और अपने हिसाब से निर्णय किया, या ब्रिटिश सरकार से उन्होंने संपर्क साधा और अपने हिसाब से उन्होंने कार्य किया। एक तरह से गवर्नरों के बीच अधिकारों की टकराहट शुरू हो गई थी। इस व्यवस्था में फिर परिवर्तन किया गया आगे चलकर। तो कुछ ही साल में 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को पिट्स इंडिया एक्ट पारित करना पड़ा ताकि इस व्यवस्था में सुधार किया जा सके। तो इस तरह से व्यवहारिक रूप में कई कठिनाइयाँ थीं, यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर और बहुत कुछ निर्णय थे, जैसा हमने चर्चा की, वो उचित थे।